जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 18 अक्टूबर है और आज का जितना भी करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं मैप प्रैक्टिस। जो हम लोग मैप प्रैक्टिस करते हैं उसके अंतर्गत बाल्टिक सागर, इसको देखेंगे बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें इसमें समझेंगे, न्यूज़ में क्यों है और ऐसे संबंधित जितने भी बॉर्डर शेयर होते हैं उन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। उसके बाद से पश्चिमी विक्षोभ अभी न्यूज में है, बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी न्यूज में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको यहाँ से मैं आपको प्रश्न भी देने वाला हूँ, अच्छे से आप समझिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से सारी चीज़ों को देखना चाहिए और एक अच्छा नोट्स भी बना लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो होते हैं द हिंदू, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं ये सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल्टिक सागर के अंतर्गत आखिर यहाँ पे न्यूज में क्यों है और इससे संबंधित जुड़े हुए चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा अभी देख रहे हैं कि मैप से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग को मैप यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, मैप ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, छोटा सा बस न्यूज में क्यों है, चर्चे में क्यों है, बस उसको ध्यान रखना है। तो अभी न्यूज में ये बातें चल रही हैं कि जो फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड और एस्टोनिया, ये दोनों देश जो हैं इनके बीच में ये है बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी का ये पूरा एरिया बाल्टिक सी का है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है ये फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। ये पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन है, इनमें लीकेज के कारण से अभी इसको बंद कर दिया गया है। न्यूज में यही है, बस इतना ही बात याद रखना है। अब हमारे को मुख्य रूप से क्या बात याद रखना है उस पर ध्यान दीजिए, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ध्यान रखना है बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी, फिनलैंड, एस्टोनिया। तो हम लोग सभी को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाल्टिक सी। ज्यादातर अभी अभी तक जो भी प्रश्न पूछा गया है लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि जो सी वगैरह होते हैं उनसे जुड़े हुए बॉर्डर जो शेयर करते हैं वे देश, उनसे संबंधित चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो बाल्टिक सी है इससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मली इसको हम लोग डायरेक्शन देखें, इसका डायरेक्शन से याद रखेंगे, परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से याद रखने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे बाल्टिक सी के अगर आप यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको स्वीडन दिखेगा, ठीक है। और लगभग ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आपको डेनमार्क दिखेगा, ठीक है। ये भी बाल्टिक सी से इसका बॉर्डर टच हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में देखते हैं तो आपको जर्मनी दिखेगा, फिर दक्षिणी क्षेत्र में ही पोलैंड दिखेगा। उसके बाद से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपको लिथुआनिया दिखेगा। उसके बाद से पूर्वी क्षेत्र में लातविया, फिर एस्टोनिया, रूस, उसके बाद से फिनलैंड। तो लगभग इसमें 9 देश ऐसे हैं, ये पूरे 9 देश हैं जो कि बाल्टिक सी से टच करते हैं, ठीक है। तो इन देशों को आप एक बार ध्यान रखेंगे, अच्छे से बार बार पढ़ लेंगे। बल्कि अभी अभी नॉर्मली हम लोग हमेशा जो है हम लोग ये सब प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आप लोग ये कर सकते हैं कि इसी तरीके से मैप आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और मैप का एक अलग से कॉपी ही बना लीजिए, क्योंकि लगभग मैं आपको बताया था इससे पहले जब हम लोग मैं एनालिसिस कर रहा था प्रीलिम्स का, तो उसमें लगभग 7 से 8 प्रश्न केवल मैप से पूछे गए थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आप लोग मैप का ही एक अलग से बना करके एक अलग से कॉपी नोट्स बना करके रख लीजिएगा और बार बार इसको देखते रहिएगा। अभी इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, एक बार में याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके याद होते जाएगा। और विजुअलाइजेशन कीजिए, मतलब आंख बंद करके आप लोग मतलब थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, आंख बंद करके ना मन में देखने की कोशिश कीजिए कि बाल्टिक सी के जस्ट पश्चिमी क्षेत्र में स्वीडन है और उसी क्षेत्र में डेनमार्क है। दोनों को ले लीजिए ताकि ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर थोड़ा सा दक्षिण में ध्यान कीजिए कि जर्मनी दिखेगा, फिर पोलैंड दिखेगा। पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान कीजिए, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और रसिया दिखेगा।
और उत्तरी क्षेत्र में आपको फिनलैंड, ध्यान रखिए तो फिनलैंड दिखेगा। इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स से याद होता है तो शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है, जो जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देश के बारे में देखते हैं। तो एक है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया जो है ये किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है, किनका बॉर्डर शेयर करता है? तो एक हो गया रसिया और दूसरा हो गया लातविनिया, ठीक है, दो देश, केवल दो देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। तीसरा जो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये पूरा बाल्टिक सी से इसका सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पूरा बॉर्डर। तो ये हो गया एस्टोनिया। फिनलैंड के बारे में देखते हैं। तो फिनलैंड जो है आपको यहाँ पे तीन देशों के साथ इसका बॉर्डर शेयर करते हुए दिखेगा। पहला तो एक हो गया रूस, दूसरा हो गया स्वीडन, तीसरा हो गया नॉर्वे। नॉर्वे इधर ऊपर की ओर टच करता है उत्तरी क्षेत्र में, जबकि स्वीडन यहाँ पे टच करता है, और ये पूरा इधर ये पूरा रूस से आपको ज्यादातर बॉर्डर दिखेगा। और बचा हुआ जो बॉर्डर शेयर करता है वो है आपको दिखेगा बाल्टिक सी के अंतर्गत, ठीक है। तो तीन देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है। चलिए ये हो गया मैप। अब हम लोग आते हैं अपना मुख्य रूप से टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस के भी नाम से जानते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्यों कहते हैं या फिर पश्चिमी विक्षोभ क्या है, अच्छे से समझाऊंगा मैं, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत बेसिक चीजों को भी मैं बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से याद रहे। हाँ, लेकिन ये कई बार होता है कि कोर एक ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हो जाता है, तो हम लोग ज्यादा अंदर की ओर नहीं पढ़ेंगे। जितना हमारे लिए सामान्य रूप से जो जरूरी है मेंस के लिए, प्लस हमको जो इतना टॉपिक समझ में आ जाए, बस इतना हम लोग को समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं और बेसिक चीजों को समझते हैं, ताकि ये जो टॉपिक जो मैं इसको बताऊंगा तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले चलते हैं ग्लोब के ऊपर। ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब का बीच मिड पॉइंट, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं अक्षांश। देशांतर के लिए आपको ये इसी पर ऐसे खड़ी रेखाएं रहेंगी, वो देशांतर होगा। तो हम लोग अभी अक्षांश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये है भूमध्य रेखा। शायद पेन इसमें फिर से हैंग हो रहा है, एक बार और हैंग हो चुका है, मतलब रिकॉर्ड कर रहा था, लगभग लास्ट होने वाला था, तभी मतलब थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, पूरा शट डाउन हो गया था। अभी फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे अगर जाते हैं आप, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश आप देखेंगे, ठीक है। ये अक्षांश को हम लोग यहाँ पे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। जस्ट इसी भूमध्य रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी 23.5 हम लोग मान लेते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा देरी में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। मकर रेखा, बाकी ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को हम लोग को अभी समझने की जरूरत नहीं, हमारे को जो जो काम का चीज है उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अक्षांश है, अक्षांश में अगर हम लोग देखें कि हमारा भारत कहाँ पे है, तो हमारा भारत आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो इस तरीके का पूरा क्षेत्र है, ये हमारे को भारत का क्षेत्र दिखेगा, ठीक है। हम लोग इसमें ये जो काल्पनिक रेखा है ना, इस काल्पनिक रेखा से हम लोग अपने जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को भी देखते हैं, हवाओं को भी उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बेस पे आप लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग इसमें जो मौसमी घटना है उसको भी हम लोग इससे काफी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कटिबंध भी है, जैसे कि ये आप देखते हैं कि पूरा भूमध्य रेखा वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जबकि इस जो कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको ये उपोष्ण, फिर धीरे धीरे शीतोष्ण, शीत, ऐसे अलग अलग कटिबंध भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा भारत जो है वो उष्ण भी है और उपोष्ण दोनों के अंतर्गत आप सीमा रेखा देख रहे हैं कि जो रेखा है उसके निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दिखने को मिल रहा है, जबकि ये उत्तर की ओर उपोष्ण, ठीक है। हम लोग केवल एक बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा मैं ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, जो जरूरी है उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये स्थिति है हमारे भारत की, ठीक है। हम लोग को अब मुख्य रूप से यहाँ पे क्या समझना है कि अगर मैप में आप अगर देख रहे हैं, मैप में देखें सामने में आपको दिखेगा कि ये है
भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी। तो ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। ये हो गया ब्लैक सी, ठीक है। ये हो गया कैस्पियन सी, ठीक। और भारत, तो लगभग अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो ये वाला क्षेत्र में आपको दिखेगा यहाँ पे भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा ब्लैक सी, यहाँ पर लगभग दिखेगा कैस्पियन सी। समझने के लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं होना है कि मतलब आसपास में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस टाइप से उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम लोग को समझना है मुख्य रूप से, ठीक है। अब इतना चीज समझ में आ गया। अब हम लोग इसी अक्षांश में ये देखते हैं कि हवाएं कैसी चलती हैं, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये जो भूमध्य रेखा का ये पूरा जो क्षेत्र है, इसमें जो हवाएं चलती हैं, इस हवाओं को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवनें। ये कुछ इस प्रकार से चलती हैं, ऐसी चलती हैं, ठीक है। ये तीर का निशान इधर से भी ऐसे इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। ऐसे चलती हैं ये हवाएं, ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो हवाएं होती हैं ये होती हैं व्यापारिक, व्यापारिक हवाएं। अब हम लोग व्यापारिक हवाएं जो देख रहे हैं उसके बीच में, अब व्यापारिक हवाओं से ऊपर की ओर कर्क रेखा से ऊपर की क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ये हवाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से चलती है, ये पछुआ पवनें इस प्रकार से, ऐसे इधर की ओर, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे। तो ये होती है पछुआ पवनें, इनको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ ताकि पता चले कि इंडिया की ओर किस तरीके से जाएंगे, ऐसे करके इधर की ओर, ठीक है। इन हवाओं को हम लोग कहते हैं पछुआ पवन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पछुआ पवन, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। देखिए ये सब चीजों में समय लगता है, धैर्य रख के एक बार समझिए, हमेशा आपको याद रखे रहेगा। तो ये होता है पछुआ पवन, ठीक है, मुख्य रूप से भूमिका इसका है। अब ये जो पछुआ पवनें बह रही हैं इस रेखा के अंतर्गत, तो मुख्य रूप से हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो भी इसी क्षेत्र में है ना। हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि यहीं पे जो है पछुआ पवनें चल रही हैं, और इसी जगह पे क्या है, भूमध्य सागर है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। अब कहानी समझिएगा यहाँ पे इस मैप के अंतर्गत। बाकी और हवाएं और ये मौसमी घटनाएं, मौसम, ये सब चीजें हम लोग नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं बताया। और भी बहुत सारी इसमें कटिबंध और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो हमारा जो मेन फोकस पॉइंट क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, तो हम लोग उसी को समझेंगे। और उसको समझने के लिए जितना चीजें इंपॉर्टेंट थी समझ में आ गया। पछुआ पवन को समझाना जरूर था, नहीं तो मैं कहता कि यहाँ से पछुआ पवन ऐसे बहता है, तो आपको थोड़ा सा अब लगता है कि लिंक नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर के गया, फिर मैं आपको ये बताया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे आइए, ये मैप देखिए, ठीक है। तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का एरिया ये अभी लगभग आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडी का शुरुआत यहाँ पे होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो लगभग इसी समय में आपको देखने को मिलता है हवाओं की दिशा प्लस वर्षा, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, उसका हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस समय के आसपास होता है। इस समय होता क्या है तो समझिएगा, ये जो पूरा समुद्री एरिया है, ये पूरा समुद्र का एरिया जो दिख रहा है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। जबकि आप हमारे भारत के उस क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे, तो इस भूमि पे आपको दिखेगा लो प्रेशर बनता हुआ। हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्या मतलब हुआ समझिएगा। हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है कि अब हवाएं जो है ऊपर की ओर, बहुत ज्यादा ऊपर की ओर उठ रही हैं। एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो, फिर थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन करते जाओगे। कभी भी आप किसी भी चीज को, टॉपिक को पढ़ोगे, इससे संबंधित चीजें, तो धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो आसान भाषा में पहले इसको समझिए, ठीक है। तो हाई प्रेशर यहाँ पे बना, इसके कारण से हवाएं ऊपर की ओर उठी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है, ठीक है, हवाएं नीचे की ओर दब रही है, प्लस आकर्षित कर रही हैं हाई प्रेशर वाले हवाओं को भी, ठीक है। अब भूमध्य रेखा जो है, यहाँ हाई प्रेशर के कारण से हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, ठीक है। आर्द्रताएं भी हैं, क्योंकि ये अब देख रहे हैं कि समुद्र से ये ऊपर की ओर उठ रही हैं हवाएं। तो यहाँ पे एक चक्रवात की स्थिति बनती है इस क्षेत्र में, क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार से चक्रवात जो देखे होंगे ना, ऐसे हवा पूरा ऐसे गोल गोल घूमते हुए। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में
कौन से पवनें चल रही हैं? पछुआ पवनें। तो ये विक्षोभ या डिस्टरबेंस कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्यों कहते हैं या फिर पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए एक बार पहले। ये मैप है, ये भारत है, भारत का इधर की ओर उत्तर पूर्वी है, इधर की ओर उत्तर है, इधर की ओर पश्चिम है। तो ये पश्चिम से आ रहा है ना, इसलिए हम लोग भारत को स्थिति मान करके इधर की ओर पश्चिम मानते हैं। ठीक है, तो डिस्टरबेंस क्या हुआ? डिस्टरबेंस यहाँ पे ये हुआ कि ये ऊपर की ओर उठ रहा था, ये तूफान जो है, साइक्लोन जो है। ठीक है, लेकिन हवाएं क्या चल रही हैं इधर इसकी ओर, इस तरीके से चल रही हैं। ये पछुआ पवनें हैं। ये पछुआ पवनें क्या की, इसको भी हवाओं को अपने लपेटे में ले ली और इन सभी को लेते हुए यहाँ कैस्पियन सी से भी निकल रहा था। ये सभी जितने भी यहाँ पे आर्द्रताएं हवाएं हैं, ये सभी को लेते हुए जो पछुआ पवन है ये आगे की ओर बढ़ी, और इस तरीके से इसको लेते हुए फिर तुर्की में, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हवाएं करते हुए, बारिश करते हुए ये पहुंचती हैं भारत की ओर। भारत में आप देखेंगे यहाँ पे हिमालय का क्षेत्र है, तो हवाएं जो है टकराती हैं और साथ ही साथ जो है इस क्षेत्र में पूरा ये लगभग उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, ये पूरा उत्तरी क्षेत्र में आपको बारिश कराती हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग, इसी बारिश को हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होना। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लगभग जितना आसान भाषा में समझाया जा सकता है मैं इसको आपको समझा दिया। क्योंकि देखिए इसके बेसिक चीजों से कई बार प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिक चीजें मैं आपको समझा दिया, अब हम लोग को इसके जो कुछ कुछ खास पॉइंट हैं उनको अब थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब उसको देखते हैं। ये क्लियर हो गया पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है और इसके कारण से वर्षा कैसे होती है, किस जगह पर? तो ये उत्तरी क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट। सबसे पहले तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे संबंधित कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके से पॉइंट करके पूछ लिया, चाहे मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, तो कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रहेंगी तो लिखेंगे आप। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उपोष्ण पछुआ जेट पवनों के द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र एवं ये ईरान इराक जो मैं बातें बताया वो सब बातें यहाँ पे, ठीक है, तो होते हुए जो है आगे चल करके भारत में वर्षा कराती हैं। मुख्य रूप से बातें यहाँ पे ये है कि आप ये देख लिए पूरा क्षेत्र, यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना है फैक्ट। क्या फैक्ट? तो एक याद रखना है कि भारत में इस पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, इसके प्रभाव से लगभग 3% तक वर्षा होती है। ठीक है, पूरे वर्षा का अगर हम लोग देखें तो उसमें से 3% का जो हिस्सा होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ का। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो मैप से मैं आपको सारी चीजें समझा ही दिया हूँ कि किस क्षेत्र में होगा। अब उत्तरी क्षेत्र में होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा राजस्थान, उत्तर क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र हो गया, दिल्ली का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, है ना। तो वो सब चीजें तो मैप से याद रहेंगे, लेकिन ये जो फैक्ट है इस फैक्ट को याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा और उसको एक जगह पर नोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा और चीजें देखिए, जैसे कि पंजाब में लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग आपको 4 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि इस सभी में गेहूं, चना, सरसों इन लोगों के लिए, मतलब ये रबी फसलों के लिए ज्यादा सहायक होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इनके लिए। ठीक है, राजस्थान में इसको माठवा या फिर माठव भी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की जाती है और उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये जो ऐसे जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स हमारे प्रीलिम्स में ज्यादा आप देखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न ज्यादा देखने को मिलता है, जो टॉपिक्स बनता है इस तरीके से। और इस टॉपिक को आप आंसर में भी लिखते हैं थोड़ा सा, तो आपको क्लियरली सारी चीजें दिखते हैं कि हाँ आप अच्छे से समझ गए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय क्षेत्र में हिमपात, हिम वर्षा होता है, जिससे नदियां संवहनीय बनी रहती है। ठीक है, आगे देखिए और इसके बारे में, सॉरी, ये अच्छा क्लियर हो गया, ये खत्म हो गया ना। इसके बारे में नया टॉपिक देख रहे हैं, दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता है, मतलब चलते जाता हूँ बस।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, और ये टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, आरसीईपी। आरसीईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो है, फिर मैं इसको क्योंकि बहुत तरीके से एनालिसिस करके भी देखा हूँ, प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए अभी मामला क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर ये अभी न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो जो आरसीईपी है ना, ये आरसीईपी यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, जितने भी देश हैं मतलब अर्थव्यवस्थाओं पे इसका मुख्य रूप से फोकस होता है। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो श्रीलंका है और बांग्लादेश है, ये लोग जो है इस आरसीईपी का सदस्य बनने का भी फिर से प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये है कि इससे पहले जो है ये लोग थे सदस्य, फिर हटे, फिर अभी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें हैं, इसलिए न्यूज में ये चर्चे में है। थोड़ा सा चर्चे में है क्या, ये समझ गए इतनी बातें। हम लोग इसके बाकी बातों को यहाँ पे समझेंगे, है ना, बस इतना ही समझना था। और देखिए इसमें से क्या है कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका लगभग पूरा आगे तक बढ़ गया है, सदस्यता लेने के लिए आवेदन भी कर दिया है। लेकिन जो बांग्लादेश है ये अभी विचार कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में ये अभी चर्चे में चल रहा है। ठीक है, लेकिन भारत इसको क्यों पढ़ रहा है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जो श्रीलंका है, और श्रीलंका के अलावा आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कहाँ पे है, हमारा इस पूरा बॉर्डर से पूरा टच करता है, ये वाला क्षेत्र में बांग्लादेश देखने को मिलेगा, मतलब ये हमारा पड़ोसी देश हो गया है। श्रीलंका कहाँ पे है, तो श्रीलंका यहाँ पर है, हमारा पड़ोसी देश हो गया। ठीक, अब जो आरसीईपी है, इसके अगर सदस्य को देखेंगे तो इसमें सदस्य में सबसे मुख्य जो हमारे लिए टेंशन का विषय है वो है चीन। तो चीन है इसमें, और इससे ये हमारे लिए, हम भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे पढ़ने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत इसका एक समय में सदस्य भी था, बाद में ये हट गया। ठीक है, लगभग 2019 में ये हट गया, लेकिन इससे पहले था। ठीक, और इसके जो पड़ोसी देश हैं इस आरसीईपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आरसीईपी का प्रभाव भारत पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसके कारण से हम लोग अभी सब चीजें पता चलेगा आपको, तो इसके कारण से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, लगभग लगभग प्रश्न यहाँ से ऐसा बनता है कि मान के चले अगर सही बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो सही बना सकता है, गलत चाहे तो गलत। ठीक है, क्षेत्रीय व्यापक व्यापक भागीदारी, जो आर्थिक भागीदारी है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो है अभी श्रीलंका बांग्लादेश इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का सदस्य कभी नहीं बना, या पहले था, या भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य, ऐसे से गलत सही बना करके आपको टॉपिक दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए मैं यहाँ से आपको खुद प्रश्न दूंगा। मेंस के लिए ऐसे बन सकता है कि ये जो अभी जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो धीरे धीरे करके इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और जुड़ने से प्रभाव क्या पड़ेगा, चीन का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समझिएगा ये जो आर्थिक भागीदारी ये है क्या, तो इसको मैं अच्छे से आपको लिखा हुआ समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको जो आसान भाषा में वो समझाता हूँ। मुख्य रूप से इसमें जितने भी देश जुड़े हुए हैं ना, जितने भी देश इसमें जुड़े हुए हैं वो सभी देश जो है एक दूसरे से व्यापार करेंगे। व्यापार करने के क्षेत्र में ये लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होगी अगर इस ग्रुप से जुड़ेंगे तो, जैसे कि टैरिफ वगैरह से छूट, मुक्त व्यापार जो एफटीए होता है, इस तरीके की सभी देशों को अपना अपना व्यापार क्षेत्र मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएंगी इन देश में एंटर करने का। जो जो देश इससे जुड़ेंगे सभी आपस में जो है व्यापार कर सकते हैं एक दूसरे देश में। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है, हमारे लिए चिंता का विषय क्या है, ये अगर अभी जो है श्रीलंका जुड़ रहा है, बांग्लादेश जुड़ रहा है, ठीक है, ये लोग जो जुड़ रहे हैं जिसमें आरसीईपी में, इस आरसीईपी में कौन है, चीन है। चीन का मार्केट हमको सबको पता है कि किस तरीके से जो है इसका मार्केट होता है, इसका प्रोडक्ट होता है।
मतलब ऐसे स्थितियां हैं चीन के साथ कि मतलब किसी भी मार्केट में अगर ये चीन घुसता है तो वहां का जो स्थितियां हैं, जैसे भारत में घुसा तो भारत के प्रोडक्ट फिर बिकना मुश्किल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति है। इसका इतना ज्यादा सस्ता सामान जिस तरीके से आप देखने को मिलेगा, और इतने सारे इसका प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है, उसके कारण से क्या होता है, मार्केट जो है ना, देश का अपना जो मार्केट है, जो अपने देश के लोगों का जो उत्पादन, जो स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे जो बांग्लादेश है और जो श्रीलंका है, ये दो देश अगर चीन वाले जो ग्रुप है यानी कि आरसीईपी जो है, इस आरसीईपी में अगर ये लोग जुड़ेंगे, फिर चीन के साथ ये लोग व्यापार करेंगे, चीन इनके साथ व्यापार करेगा, फिर ये सारे सस्ते प्रोडक्ट देगा। अगर भारत इनके साथ जो व्यापार कर रहा है, जो चीजें, जो प्रोडक्ट इनके पास जा रहा है, लेन देन जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। फिर अगर इनको चीन से ज्यादा सस्ते में, चीन से सामान सस्ते मिलने लगे तो हमारे प्रोडक्ट को ये लोग लेना बंद कर देंगे, इधर भी बंद कर देंगे, है ना। तो ये सब जो है ये चिंता का विषय है भारत के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि भारत आखिर इसमें जुड़ा हुआ था तो निकला क्यों। ठीक है, भारत भी चाहे तो इनके साथ व्यापार बना सकता है, इनके साथ जुड़ करके सारी चीजें, तो निकला क्यों, करेंट में क्यों था, क्लियर है। ठीक है, और हम लोग चिंता क्यों कर रहे हैं ये भी क्लियर है। लेकिन इसमें जब आरसीईपी में जुड़ा हुआ था भारत तो निकला क्यों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको भी देखेंगे, चिंता का विषय क्या है मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। हम लोग थोड़ा सा जो एक मतलब किताबी जो बातें हैं उसको भी देख लेते हैं कि जो जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो है, मतलब आरसीईपी जो है, आखिर इसमें मतलब इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आरसीईपी जो है ना, ये आसियान के 10 सदस्य देशों का ही, इसमें भी आसियान के जो 10 सदस्य, मतलब उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उसी के अंतर्गत जो 10 सदस्य हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सब लोग। ठीक है, तो इन्हीं के साथ ये ग्रुप मिलकर के आरसीईपी बना है। ठीक है, ये जो आरसीईपी है ना, इसमें लगभग ये जितने देश जुड़े हुए हैं इनका प्रतिनिधित्व अगर देखें तो लगभग वन थर्ड जो है इनमें पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व होता है। इन पूरे ग्रुप अगर मिल जाए तो जीडीपी में, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी में लगभग इनका 30% तक का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ये सब चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो आरसीईपी है, ये लगभग 11वां आसियान का जो बैठक हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय थोड़ा सा प्रस्ताव शुरू हुआ 2011 में। ठीक है, 2011 में 11वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, उससे आगे आया 2012, नवंबर 2012, उस समय कंबोडिया में 12वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आरसीईपी। तो ये जो 12वां शिखर सम्मेलन है, इसी शिखर सम्मेलन में फिर आरसीईपी का कॉन्सेप्ट सामने आ गया, लोग इस पे हस्ताक्षर करने लगे और इस पे काम शुरू होने लगा। तो ये आरसीईपी आखिर है क्या, तो इसमें मुख्य रूप से जो व्यापार की जितने ज्यादा सुविधाएं बढ़ा सकें, आरसीईपी में जुड़ने वाले ग्रुप लगभग इनके पास ये होता है, और भी बहुत सारे नियम है लेकिन एक साधारण नियम ये भी है इसमें, एफटीए का, मतलब मुफ्त व्यापार इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे को बाधा रहित, हालांकि अलग अलग तरीके से इसमें चार्जेस, टैरिफ, अपना जो भी है नियम लगाते रहते होंगे, चेंज होते रहेगा, उससे हम लोग मतलब नहीं है। जो बेसिक बातें हैं, जो नॉर्मल सामान्य बातें हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका व्यापार में एक दूसरे का जो सुविधा पूर्वक जो है एक दूसरे से व्यापार कर सके, इसके लिए ये जो संगठन है ये बना हुआ है। ठीक है, उस समय, अब आसियान का देश है हमारा, आसियान आसियान के साथ हम लोग मतलब भारत जुड़ा हुआ है आसियान में। तो आसियान जो है, आसियान के अंतर्गत मतलब जो भारत है, भारत उसी के साथ जुड़ा। ठीक है, उसी समय, लेकिन नवंबर 2019 में जो है भारत ये इस समझौते से निकल गया। अब क्यों निकला, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्यों निकल गया। निकलने का मुख्य रीजन क्या था, तो सबसे पहला द्विपक्षीय व्यापार घाटा। ठीक है, यहाँ पास क्या हुआ कि इनके ग्रुप से जुड़ने के बाद से
हम जितने भी लोग एक दूसरे से बिजनेस करेंगे, अगर बिजनेस में अगर किसी भी चीज में अगर घाटा होने लगेगा तो हम उस बिजनेस को फिर करने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो मतलब क्या है फिर? तो सबसे पहला रीजन था भारत को इन जितने देश जो इनके साथ ही जितने यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, इस सभी देशों के साथ जुड़ने के बाद से जो है इनका व्यापारिक जो है इनके साथ व्यापारिक संबंधों में कहीं ना कहीं द्विपक्षीय जो है व्यापार घाटा देखने को मिला। पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था, अब इसमें एक आंकड़ा भी है, आंकड़े में भी देख लीजिए 2018-19 लगभग, ठीक है, उस समय 11 देशों के साथ लगभग भारत का द्विपक्षीय व्यापार हुआ और ये पूरा 11 देशों के साथ घाटा हुआ। ये 2018-19 का डाटा है। ठीक है। तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग को द्विपक्षीय घाटा देखने को मिल रहा है। तो ये सब ठीक है, ये एक तरीके से ये फैक्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं। लगभग 92% तक इसमें जो है जो टैरिफ वगैरह है इसको भी कम कर देते हैं इस समझौते के अंतर्गत। दूसरा जो है कारण क्या हुआ? दूसरा कारण ये था कि हम लोग का खुद जो है कृषि डेयरी उत्पादन ये सब जो है इसमें बहुत ज़्यादा कटौती होने के कारण से कहीं ना कहीं हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है इनमें भी कहीं ना कहीं इनको जो है एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला, क्षति हुई उनकी, है ना, उसमें भी घाटा हुआ। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम था, ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन ये था कि जो भारत जिस तरीके से एक अपना भी नियम चाहता था उसमें बनाने को, ठीक है, जैसे कि अभी इसमें एक चीज और था, जैसे ये मतलब आयात की सीमा, उत्पादन की उत्पत्ति का स्थान, डेटा सुरक्षा, ठीक है, आधार वर्ष। तो ये सब चीजों पे जो भारत जिस तरीके से भारत का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आरसीईपी के बाकी सदस्य जो है इक्वल नहीं थे, ठीक है, उस पर सहमत नहीं हो पा रहे थे लोग। तो इसके कारण से भी ये जो है भारत इससे हटा। जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीजों को ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है, ताकि नहीं तो बाद में आप लोगों को फिर दिक्कत होगा। ये सब चीजें बहुत मतलब बहुत कम जगह पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिलेगा ये सब अच्छे से समझने के लिए। तो बहुत अच्छे से समझिए, आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, आप समझें। ठीक है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, चौथा जो यहाँ पे कारण था, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब भारत चाहता था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है इस तरीके का जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे मतलब कहीं ना कहीं हम लोग परफेक्ट रूप से इस पे काम करें। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इसको अच्छे से हम लोग लागू करें और मतलब किसी भी देश को बाधा ना हो। लेकिन जो बाकी देश जो हैं इस पे बेहतर तरीके से सहमत नहीं होते, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है लोग। और भी ऐसे जो मुद्दे हैं उस पे भी लोग भारत की बातों को ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज देखने को मिलता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? तो देखिए नॉर्मल एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया। रूल्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि जहां से ये उत्पन्न हो रहा है, बस अगर कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है जिस देश का संबंधित है, जिस देश का ये संबंध है संबंधित है, उसका स्थानीय है, तो उस देश को हम लोग मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन के नाम से जानेंगे। इसके अंतर्गत क्या रूल्स है? ओरिजिन तो समझ में आ गया कि जहां पे ये उत्पादन होता है स्थानीय जो है प्राकृतिक वहीं का, उसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। रूल्स क्या था? तो रूल्स सामान्य रूप से ये था कि आरसीईपी का अपना रूल्स था, इसको ओरिजिन के नाम पे उसको टैरिफ वगैरह से संबंधित चीजें जो हैं, प्रतिबंध लगाना है कि नहीं लगाना है, शुल्क कितना लगाना है, चाहे फ्री करना है, ये सब चीजों पे उनका निर्धारण करते थे अपने रूल्स ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत, अलग अलग तरीके से ओरिजिन को देख करके। ठीक है। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन था। इसमें भी अच्छे से इनका सहमति नहीं बना और भी कुछ कुछ मुद्दे थे जिसपे भारत के बातों को लोग ध्यान नहीं दिए। लास्ट में जो है 2019 में भारत जो है आरसीईपी से अलग हो गया। ठीक है। ये बातें, पहले मुद्दा क्या था, भारत को अभी चिंता क्यों है, न्यूज में क्यों है, भारत यहाँ से हटा क्यों, एकदम क्लियर हो गया सारी चीजें ये सब। ठीक है, व्यवहारिक रूप से अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है। अब आपको उत्तर लिखना है इसमें। उत्तर है प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते आरसीईपी से आप क्या समझते हैं? इस पर चीन के बढ़ते प्रभाव भारत को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? 10 अंक के हैं, 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। अच्छे से आप उत्तर लिख करके देखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे न्यूज में इसलिए है
क्योंकि पैट्रिक डी स्ट्रेसी, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज्यादा ये जुड़े हुए हैं। तो इनकी श्रद्धांजलि में जो है ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको ओपन किया गया था पर्यटन के लिए। लगभग अक्टूबर में हर वर्ष जो है ये पर्यटन के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में है। इसके बारे में अब कुछ खास खास बातें देखते हैं। जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसी के अंतर्गत एक इस उद्यान के अंतर्गत जो है यहाँ पे वन्य जीवों से संबंधित एक लाइब्रेरी खोलने का कोशिश किया गया था ये 2020 में, ठीक है। लेकिन उस समय कोविड का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसके कारण से हम लोग नहीं ओपन कर पाए। आगे चल करके हम लोगों ने 2023 में 15 अक्टूबर को जो है 15 अक्टूबर 2023 को, जो कि पैट्रिक डी स्ट्रेसी के नाम पर ही हम लोग ने इनको यहाँ पे खोला, ठीक है। अभी अभी 15 तारीख को जो है अक्टूबर में वहां पे हम लोग ने पुस्तकालय को पूरी तरीके से ओपन किया, खोला, ठीक है। पैट्रिक डी स्ट्रेसी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर। आखिर ये क्या है और कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूज में क्यों है समझ में आ गया। यही सब चीजें हैं। 15 अक्टूबर को जो है पुस्तकालय का भी ये सब उद्घाटन वगैरह किए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मैप में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पैट्रिक डी स्ट्रेसी इससे संबंधित जुड़े हुए हैं। तो अब इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म 30 जनवरी 1906 को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कोकानाडा, या फिर यहाँ पे हम लोग काकीनाडा अभी कहते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर हुआ। ये असम में भारतीय वन सेवा अधिकारी के रूप में कार्य किए थे, इसलिए इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। असम क्षेत्र के अंतर्गत, असम राज्य के अंतर्गत यहाँ पे आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा। इधर से आपको ब्रह्मपुत्र देखने को मिलता है, वही नदियां, ठीक है, उसी के किनारे में आपको ये दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी जगह पे जो है ये मतलब असम में ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में काम भी किए थे। और काफी अच्छा वहाँ पे इनका जो है कार्य था। प्लस ये चाहते थे कि लोग जो है जो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है इन और प्रकृति से को भी समझे, ठीक है। काफी अच्छा इन्होंने बहुत सारा मतलब योगदान दिया था। तो असम में एक वन स्कूल भी इन्होंने स्थापना की थी, इसलिए भी एक ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं इनके संदर्भ में, इसलिए इनको थोड़ा याद रखना जरूरी है। हो सकता है अभी प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्यान है जिस उद्यान के अंतर्गत हाल ही में वन्य जीवों से संबंधित पुस्तकालय के लिए मतलब एक पुस्तकालय खोला गया, ऐसा है ना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। पीडी स्ट्रेसी लाइब्रेरी की विशेषता यह है कि पाठकों को काजीरंगा की प्रकृति और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी के लिए किताबें और पत्रिकाएं प्रदान करती है। तो जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हम लोगों ने समझा कि न्यूज में क्यों था, लाइब्रेरी वहां पे ओपन किया गया इसलिए न्यूज में था, ये बातें समझ गए। आखिर किनके बारे में था, ये भी एक खास चीजें थी यहाँ पे। तो पी स्ट्रेसी ये देख लिए, उनके बारे में भी बातें हम लोग देख लिए कुछ कुछ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ खास खास विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये असम के अंतर्गत गोलाघाट और नावाघाट क्षेत्र में स्थित है। ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा ये। और इस अभ्यारण्य में देखेंगे कि इसके उत्तरी क्षेत्र में आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई दिखेगी। इसी के किनारे में यहाँ पे आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि इसके दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे ये कार्बी आंगलोंग करके एक यहाँ पे पर्वत भी देखने को मिलेगा इसके दक्षिणी क्षेत्र में। तो इधर से पर्वत क्षेत्र है और बीच में जो क्षेत्र है वो काफी अच्छा उपजाऊ हरा भरा भी क्षेत्र होगा। क्यों होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इसके उत्तरी क्षेत्र में एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है लगातार पानी का सोर्स भी मिल रहा है ना। तो काफी अच्छा क्षेत्र यहाँ पे है, प्राकृतिक क्षेत्र है, जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में भी यहाँ पे ये डेवलप होगा, है ना। तो ये सब बातें। अब 1905 में काजीरंगा अभ्यारण्य को ये आरक्षित वन क्षेत्र जो है ये घोषित किया गया, स्थापित किया गया इसको, ठीक है। और 1974 में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान मतलब घोषित किया गया। इसी क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र आपको अभी देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र को 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है।
आगे चल करके 1985 में जो है यूनेस्को ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया। ठीक है। फिर 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, 2007 में टाइगर रिजर्व इसी को। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। तो बिल्कुल है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट तो मैं आपको पहले बताया। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ खास बातें हैं, ये हम लोग समझ गए, सारी बातें देख लिए हैं। लोकेशन भी हम लोग ने देख लिया कहाँ पे है ये। तो आपको ये क्षेत्र दिखेगा और गुवाहाटी से आप देखते हैं तो गुवाहाटी के आपको पूर्व में दिखेगा लगभग। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में है ये भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और कहाँ पे, असम राज्य में है ये। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, काफी अच्छे से हम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया। ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।